हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम सीटेट उर्दू लैंग्वेज का एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसे लेकर आए हैं और इसे हम डिटेल से आज सॉल्व करेंगे। तो सीटेट जो आपका दिसंबर में हुआ था, ये दिसंबर जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये जो आपका हुआ था 12 दिसंबर 2019 में। तो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट पेपर का आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको सीरीज़ दिख रहा होगा, कौन सा सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपका डी है। तो चूँकि अब हम मतलब कंटिन्यूली सीटेट उर्दू लैंग्वेज को समझते हुए चलेंगे और उसके प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे और मॉडल पेपर को भी हल करते चलेंगे, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ सीटेट के नाम से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम सीटेट के उर्दू क्वेश्चंस जो कैसे बनते हैं या फिर उसका जो पैसेज होता है उसमें जो नज़्म और नसर के क्वेश्चंस होते हैं, उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसे हम समझते हुए चलेंगे। तो आज उसी के हवाले से हम ये वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज। जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है, हिस्सा का नाम है ज़बान 1 जो है, ये ज़बान 1 उनके लिए है उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4, यानी सवाल नंबर 91 टू 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना हो। अगर फर्स्ट पेपर का आपका है, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चुने हैं तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक का जवाब देना होता है। लेकिन अगर आप सेकंड लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो इसी के आगे देना पड़ता है क्या, 121 से आपको 150 तक का वो देना पड़ता है। तो ये आपका सेकंड लैंग्वेज के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए जो नियम कानून है वो आपको देख के करना है। तो आपको सवाल का जवाब देते वक्त ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से पेपर का आप आंसर कर रहे हैं या कौन से लैंग्वेज को आप ऑप्ट किए हैं, मुंतखब किए हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हिदायत कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिदायत को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हिदायत को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आंसर कैसे करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। हिदायत देख लेते, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल को इंतखाब कीजिए। अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं और उर्दू को आप अपना लैंग्वेज रखे हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह स्पेशल सीटेट के लिए है, स्पेशल सीटेट के लिए है, या फिर आप और किसी स्टेट के टीईटी का एग्ज़ाम के परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर देखें। तो ये ख़ासकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसके हवाले से ये मैं सेशन बना रहा हूँ। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ इक़्तिबास कहते हैं दोस्तों, पैसेज को किसे कहते हैं, पैसेज को इबारत कह सकते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद मुतबादिल किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव होता है, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं मुतबादिल को अल्टरनेटिव, यानी ऑप्शंस। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आंसर हमें चुन के निकालना रहता है। तो वो आंसर आपका कहाँ पे होता है, वो आंसर आपके पैसेज ही में छुपा हुआ होता है। तो हम पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के बाद फिर आंसर को हम पैसेज से निकालेंगे। तो पैसेज पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले आंसर को इसके जो क्वेश्चंस है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 91 से आपको देना है, तो 91 में ज़मीन का मुतज़ाद क्या है ये पूछा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर बाद में आपको पैसेज पढ़ के तब निकालना। 92 में साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है ये पूछा जा रहा है। इतना पढ़ने के बाद आपके जहन में खाका हो जाएगा किन किन सवालों को पूछा गया है। 93 में कहा जा रहा है साइंस दानों के ख्याल में चाँद में क्या नहीं है। और 94 में चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है। ये सवालात किए जा रहे हैं। 94 और 95 में देख लेते हैं। 95 में कहा जा रहा है चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है। और फिर 97 में चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है। खला से मुराद कौन सी जगह है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला। तस्वीर की जमा। तो ये देखने के बाद मुझे पता चला कि ये पैसेज जो हमारा है ये एक तरह का साइंटिफिक पैसेज है, ठीक है, साइंटिफिक पैसेज है और उसी हवाले से हमको आंसर भी करना है। तो अब हम पैसेज पढ़ लेंगे। पैसेज देखते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि
यहाँ से हम पैसेज पढ़ेंगे। आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है। कुर्रा किसे कहते हैं दोस्तों? ग्लोब को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्लोब को। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और अपना नोट बनाने के लिए भी आप नोट कर सकते हैं कि एक कीवर्ड को हमें पकड़ के रखना पड़ता है, सारे वर्ड्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें हरारत है, ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन है, ना नबातात, यह सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनाकिस करता है। तो पूछा गया था आपको सवाल में कि सूरज की रोशनी को कैसे मुनाकिस करता है, तो ये यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम पूरा पहले पैसेज पढ़ लेंगे। और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखें तो ये समझ में आ जाता है कि चाँद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ से चाँद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। तो ये भी पूछा गया था, अभी पूछा गया है। हमें चाँद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं। इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चाँद पर उतर कर तस्वीर उतारी, राख और पत्थर के नमूने हासिल किए। उन नमूनों का तज्ज़िया किया गया जिनसे पता चला कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं। तो ये हम पूरा पैसेज पढ़ लिए। अब हम चलेंगे सवाल की तरफ। अब सवाल देखेंगे तो इसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या है। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? ये आपको ऐसे ही ग्रामर से पूछ लिया गया। ज़मीन व आसमान बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे अर्द है। अर्द के माने भी ज़मीन, ये अरबी में बोला जाता है। फर्श कहते हैं, ये ज़मीन को कायनात कहते हैं, पूरी दुनिया को ज़मीन व आसमान बोलते हैं। जिस तरह होता है ना ज़मीन आसमान, मतलब अर्थ होता है एक आपका और एक होता है स्काई, तो ये अगेंस्ट एक दूसरे के अपोजिट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? अगले में कहा जा रहा है 92 नंबर में, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? ऑप्शंस यहाँ पे है। आलूदगी पर तहकीक का काम, खला पर तहकीक का काम, बंजर ज़मीन पर तहकीक का काम, चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम। तो इसके हवाले से हम अभी अपने पैसेज में पढ़े हैं। अगर आप पैसेज की जानिब रुजू कर रहे हैं, वापस हो रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ही लाइन में दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको पहले ही लाइन में दिखेगा, चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ दिख रहा है काफ़ी बढ़ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और वो आपका कहाँ है? ऑप्शन 4 में यहाँ दिया हुआ, चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया। इसलिए मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ कि आप जब वहाँ आंसर करेंगे तो आपको भी ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा और आपको यही आइडिया या स्टाइल अपनाना पड़ेगा। इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, एक भी गलत नहीं जाएगा आपके पैसे से। 93 नंबर देखते हैं। 93 में क्या कहा जा रहा है? 93 में कहा जा रहा है, साइंसदानों के ख्याल में चाँद में क्या नहीं है? साइंसदानों के ख्याल में चाँद में क्या नहीं है? और अगर आप थर्ड लाइन में जाते हैं तो आपको साफ साफ वहाँ दिख जाएगा। देखते हैं थर्ड लाइन में क्या कहा जा रहा है। थर्ड लाइन में ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात, यह सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनाकिस करता है। तो यहाँ पे न रोशनी, न सूरज, न ऑक्सीजन जब मिल गया तो आपका ये कहाँ पे है? हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ये ऑप्शन जो आपका 2 दिया गया है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 93 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं। 94 में क्या? चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है? मुनाकिस कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो चाँद सूरज की रोशनी को कैसे मुनाकिस करता है? तो चाँद क्या है? चाँद ये आपका है, ये जिसको मून कहते हैं, ये आपका जो है
ये सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? सैटेलाइट है। इसकी खुद की ना रोशनी है और ना इसका टेम्परेचर कह सकते हैं, ना इसके ख़ुद का जो टेम्परेचर है, ना इसकी अपनी लाइट है, बल्कि ये जो लाइट या टेम्परेचर इसको मिलता है, किससे मिलता है? सूरज से मिलता है। तो वो सूरज के लाइट या टेम्परेचर को कैसे एब्जर्व करता है? तो ये आईने की तरह, अभी हम आईने की तरह भी पढ़े हैं, जैसा कि उसी के जस्ट हम बात देखे थे। देख लेते हैं फिर यहाँ पे। मैं लास्ट में आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनाकिस करता है, आईने की तरह मुनाकिस करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह सूरज, जिस तरह हमारा जो मिरर होता है, अगर उस पर हम अपना टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी हमारे चेहरे पे या जस्ट उसके अगेंस्ट रोशनी आती है। बस वही बताया जा रहा है। चूँकि यह साइंटिफिक पैसेज है तो उसी से रिलेटेड इसके मानी भी निकलना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आईने की तरह, आईने की तरह वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन कहाँ है? वो ऑप्शन 3 आईने की तरह रिफ्लेक्ट करता है, आईने की तरह उसको मुनाकिस करता है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। 94 में क्या कहा जा रहा है? चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है, यानी जो चक्कर लगाता है, किस मदार में चक्कर लगाता है। तो अगर इसको भी आप देखेंगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम ले जाके पैसेज पे आपको दिखाना चाहेंगे इसे भी। देखिए यहाँ पे, चाँद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा पूछा गया एज इट इज़ आपको पैसेज से वो सेंटेंस, वो लफ्ज़, वो जुमला निकाल के डाल देना है, वहाँ फिट कर देना है। या पैसेज के अल्फाज को या जुमले को आप जहन में रखते हुए वो उस तरह का अगर मिल रहा है तो वो आपको वहाँ फिट कर देना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बैज़वी मदार में, तो एज इट इज़ ये मिल गया आपका। तो बैज़वी मदार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? बैज़वी मदार में। अंडाकार जो होता है उस के ओवल जिसको बोलते हैं ओवल, तो उस शेप में ये आपका घूमता है, मूव करता है। 96 नंबर देखते हैं। 96 में क्या कहा था? चाँद का हमें कौन सा खित्ता, कौन सा हिस्सा नज़र आता है? चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है? तो क्या सही होगा दोस्तों? इसे भी हम देख लेते हैं। अभी हम मदार के हवाले से जो देखे थे उसी के जस्ट आपको मिल जाए। देखिए, जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ आपको एज इट इज़ लाइन मिल गया ना, जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। देख लेते ये जुमला उसमें है कि नहीं, अगर है तो यही आपका आंसर वहाँ पे होगा, जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सीटेट का जो पेपर होता है पैसेज का, काफ़ी आसान होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये है कि आपको उर्दू सही से पढ़ना आ जाए और पैसेज को आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है और वो जो जुमला आपसे पूछा जा रहा है पैसेज के अंदर है कि नहीं। ऑटोमेटिक आप वहाँ पहुँचेंगे और विद इन लिटिल बिट टाइम आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं, सही आंसर। तो यहाँ पे आपका ये 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं। खला से मुराद कौन सी जगह है? खला से मुराद कौन सी जगह है? वह जगह जहाँ सन्नाटा हो, वह जगह जो हवा से खाली हो, वह जगह जहाँ अंधेरा हो, वह जगह जहाँ बादल हो। यहाँ पे आंसर लगा हुआ है, लेकिन आपको उसको नहीं देखना है, बल्कि आपको पैसेज के जानिब जाना है। हम आपको पैसेज पे ले आके दिखाना चाहते हैं कि ये कहाँ पे वो जगह जो हवा से खाली हो, पैसेज में कहाँ है और आपको वहाँ पे कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो जगह जो हवा से खाली हो। ये लफ्ज़ आपको मिल गया, जुमला मिल गया और ये आपको एज इट इज़ यहाँ दिया हुआ है। वो जगह जो हवा से खाली हो, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? चाँद पर नमी और ज़िंदगी है, चाँद पर नबातात और ऑक्सीजन, चाँद पर हरारत और रोशनी है, चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। तो क्या सही है? इसको भी हम पैसेज के थ्रू समझेंगे। देखते हैं कि पैसेज में इसके हवाले से क्या कहा गया है। तो पैसेज में हम लास्ट लाइन देखते हैं,
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं। तो क्या करना है, यही जुमला आपको वहाँ फिट कर देना। अब देख लेते हैं ये जुमला आपके ऑप्शन में है कि नहीं। चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। एक ही वीडियो को अगर आप आसानी से समझ ले रहे हैं, उसके बाद सीटेट का जो आपका ये पैसेज का होता है या फिर नज़्म का जो होता है, उसमें आप गलती करेंगे नहीं। शर्त है कि आप एक वीडियो को सही से समझ के कॉन्सेप्चुअल तरीके से देख लें, सारा क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं तस्वीर की जमा क्या है। ये आपका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म से पूछ लिया गया। तस्वीर की जमा क्या है, ये भी आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये भी आपके पैसेज ही में मिल जाएगा, चूँकि ये प्लूरल फॉर्म पूरा जा रहा है, फिर भी आपका ये पैसेज में है। वो पैसेज में कहाँ है देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। आज के इंसान ने खुद चाँद पर उतरकर तस्वीर उतारे। तो ये क्या है, तस्वीर की जमा ही तो है तस्वीर। तो तस्वीर अगर ऑप्शन में है तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। तस्वीरात, तस्वीर, तस्वीरों, तस्वुरात, तो ये तस्वीर हो गया ना, तो यही आपका करेक्ट है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएंगे, एक भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका यहाँ से फिर है हिदायत। ये आपका नस्र से है, वो नज़्म था, वो आपका जो था नस्र था, और ये यहाँ से नज़्म का पोर्शन चलेगा। नस्र और नज़्म मिला के आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं और 15 आपके पेडागोजी को होते हैं। मैं कोशिश करूँगा किसी दिन कि जो उर्दू का सिलेबस है उसे एक दिन बना दूँगा वीडियो, ताकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी समझते हुए चलेंगे। हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत में कहा जा रहा है, नीचे दिए हुए शेयरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ भी आपको ये जो नज़्म दिया गया है इसको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे। उसमें से अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। चल पढ़ लेते हैं इसको भी। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है ख़बर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। उसके बाद है जिन। ये जिन नहीं दोस्तों, ये आपका है जान होना चाहिए यहाँ पे। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हक़ की जमा क्या है दोस्तों, हक़ की जमा जो है वो भी आपका इसी में मिल जाएगा। अगर आप पैसेज को की तरफ रुजू करेंगे और पैसेज को देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ भी मिल जाएगा आसानी से। या फिर इसका आंसर अगर आपको पता है तो डायरेक्ट, चूँकि ये बोला जाता है हुकूक, ठीक है, जिस तरह बोलते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, तो ये हुकूक यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हक़ तो है कि हक़ अदा ना हुआ, अभी हम पढ़े हैं, वो देख भी लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे आपका है हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, तो अदा यहाँ पे है आपका ने, यही उठा के आपको डाल देना है। अदा लफ्ज़ आप जहाँ है उसको फिट कर देना है। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, तो ये कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। 101 के बाद 102 देखते हैं। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द मिन्नत कश ना होने दिया। यानी पहला जो मिसरा है, पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द मिन्नत कश ना होने दिया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम नज़्म को तो बात समझ में आ जाएगी किसके हवाले से बात की जा रही है। दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, तो दवा का लफ्ज़ यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। किसका, दवा का। या ऑप्शन में देख लेते दवा है कि नहीं, ठीक है। अब पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द मिन्नत कश ना होने दिया, तो ये दवा का है, ठीक है। वहाँ पे एज इट इज़ ये लफ्ज़ दिया हुआ है। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नत कश ना होने दिया, तो ये दवा को दर्द का मिन्नत कश ना होने दिया, तो दवा आपको वहाँ से उठा के डाल देना है। बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको फिल इन द ब्लैंक कर देना है।
103 नंबर देखते हैं। 103 में क्या कहा जा रहा है? शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? रकीबों के जमा करने की, दोस्तों को जमा करने की। तो क्या इसका सही होगा? देख लेते हैं इसका राइट आंसर। पहले पैसेज देख लेंगे, उसके बाद आसानी होगी। पैसेज में इस तरह की बात कहाँ गई? जमा करते हो क्यों रकीबों को, ठीक है। तो किसके बारे में कहा गया? रकीबों के हवाले से ये बात कही गई है। तो ये रकीबों का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रकीबों की जमा करने की, तो रकीबों के जमा करने के हवाले से बात की गई है, तो ये आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर देखते हैं। शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ? शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ? नमरूद की खुदाई की वजह से, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है। और फर्दर मैं अगर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, यहाँ पे है ना। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? तो नमरूद की खुदाई की वजह से वहाँ पे बात कही जा रही है, तो आपको नमरूद की खुदाई की वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर देखते हैं। महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? महबूब की आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? घर में बोरिया नहीं है। घर में बोरिया मीन्स अनाज, अनाज ना होने की वजह से वो उदास हो गया। और ये भी आपका एज इट इज़ दिया गया है वो नज़्म में, वहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर में क्या कहा जा रहा है? नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ से आपका जो शुरू होगा वो पेडागोजी का शुरू होगा। क्या होगा दोस्तों? पेडागोजी का शुरू होगा। तो इसको भी देख ही ले रहे हैं। 106 में कहा जा रहा है, दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं वो हैं किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, लेक्चर के दौरान नोट लेना और पढ़ने के दौरान नोट लेना, तहकीक का खाका तैयार करना। 106 में क्या राइट आंसर होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो 106 में जो पहले ऑप्शन पे अगर हम गौर करते हैं तो क्या कहा जा रहा है? किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। दर्ज झेल में कौन से मुताले की महारत नहीं है? प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना का रोल इसमें कुछ नहीं। लेक्चर के दौरान नोट तैयार करना, तो ये एक तरह का नोट जो तैयार किए, जहाँ जहाँ भी नोट है, ठीक है, इसमें एक तरह का मुताले के हवाले से बात की गई है। और एजेंडा तैयार करना एक तरह का ऑर्गेनाइज़ करना, तो ये मुताले से ये रिलेट नहीं करता है आपका। तो ठीक है, इस वजह से आपका 106 में जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर देखते हैं। 107 में क्या कहा जा रहा है? दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? दरसी किताब, टेक्स्ट बुक के जो मुसन्निफ़ीन राइटर्स होते हैं हमेशा नसरी इक़्तिबास कहते हैं पैसेज को, ठीक है। नसरी इक़्तिबास पैसेज, और नज़्म कहते हैं आपका जो शेरी अंदाज में लिखा जाता है, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। वह मुताले के लिए मौजू होती है, वो मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में होती है। दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं, वो मश्क तैयार करने में मुआविन होती हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट क्या होगा वो देखना है। जो करेक्ट होगा यहाँ पे 107 नंबर में वो आपका होगा ऑप्शन 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में होती है। वो जो इलाक़े की ज़बान होती है, आम फहम ज़बान होती है, कॉन्सेप्चुअल ज़बान होती है, उस ज़बान में होती है, इस वजह से वो उसे शामिल करते हैं। तो वह मुस्तनद यानी वेरीफाइड जिसको कहते हैं, मुस्तनद कहते हैं वेरीफाइड, और फ़ितरी ज़बान हैबिचुअल लैंग्वेज में होती है, इस वजह से उसको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। 108 नंबर, दर्ज झेल में काम को क्या कहते हैं? दर्ज झेल में काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमूज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। आमूज़गार कहते हैं किसी लर्नर को, किसे कहते हैं? लर्नर जो होता है, अधिगम जो करता है, लर्नर सीखने वाले को हम आमूज़गार कहते हैं। तो दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन
पढ़कर सुनाता है, यानी रीडिंग को कंटिन्यू फास्टली करता है। और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं। जो सीखने वाले बच्चे होते हैं वो कुछ न कुछ पॉइंट्स को लिखते रहते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। और फिर बाद में पढ़ने के बाद वो जो आपका पैसेज होता है, मतन होता है, उसको फिर से डिफ़ाइन किया जाता है। तो 108 में क्या करेक्ट होगा, बाहमी इमला या इमला, कवायद का इमला, किस वजह से ये किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका इसलिए किया जाता है, कवायद का जो इमला होता है फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं, फिर उसको जो गलतियाँ उसमें होती हैं उसमें करेक्शन किया जाता है। तो कवायद का इमला जो होता है वो उसके लिहाज से ये काम किया जाता है, डिक्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, किस लिए? डिक्टेशन के लिए, DICTATION, डिक्टेशन, इमला सही करने के लिए। होता है ना कि इस्तिज़ा जब नोट लिखवाते हैं तो बच्चे नोट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको ऐसा भी होता है कि इस्तिज़ा उसे चेक करते हैं और उनके लिखने में जो गलतियाँ होती हैं उसे करेक्शन किया जाता है। तो कवायद का जो इमला है लैंग्वेज में, कवायद के इमले के करेक्शन के लिए ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 के बाद 109 नंबर देखते हैं। 109 में कहा जा रहा है पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? पहली ज़बान, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब डेवलप करने से क्या मुराद होता है? वक़ूफ़, आमोज़िश, अपने आप सीखना या फ़रोग़? 109 में क्या करेक्ट होगा? देखते हैं 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले सवाल को सही से समझ लेते हैं। पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? चूँकि अमूमन इंसान 3 ज़बान सीखता है, एक अपनी मादरी ज़बान और एक एक नेशनल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल। तो पहली ज़बान कह सकते हैं कि ये जो इंसान है अपनी मादरी ज़बान सीखता है। तो अपने आप सीखना क्या होता है? अपने आप जो इंसान सीखता है वो मादरी ज़बान सीख लेता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख जाए या नेशनल लैंग्वेज सीख जाए। तो अपने से जो वो एक्विज़ करता है, हासिल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपने आप सीखना पहली ज़बान से मुताल्लिक़ है। तो पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है? अपने आप सीखना। जो अपने आप सीख ले जाए उसे हम कहते हैं पहली ज़बान। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर। 110 में क्या कहा जा रहा है? पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली अख्तियार करता है कि एक दर्जे जमात में मुख्तलिफ़ ज़बान के जानने वाले बच्चे हैं और वो अपनी मुख्तलिफ़ ज़बान में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, बातचीत होती है और उस्ताद कहता है कि ऐसा किया जाए। तो इस तरीके को टीचर नाफिज करके क्या करना चाहता है या कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है, वो क्या इसे प्रमोट करना चाहता है? वो चाहे ऑप्शंस यहाँ पे है, एक लसानियत, कसीर लसानियत, बतौर माखज़, बहुत सी ज़बानें, तोनू बतौर हिकमत अमली। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। 110 पे आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 110 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कसीर लसानियत बतौर माखज़, यानी मुख्तलिफ़ ज़बान के बच्चे आए हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर के आए हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़त के आए हैं, मुख्तलिफ़ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे। तो ये कसीर लसानियात का वहाँ पे अमल होगा बतौर माखज़, सीखने के लिए, हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 111 नंबर देखते हैं। 111 में क्या कहा जा रहा है? 111 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो आमोज़गार जो लर्नर है उसे ज़बान सिखाने में काफ़ी कारगर नहीं है? ये समझिए कि वो कारगर नहीं है या इस तरीके से बच्चा सीखने में सक्षम, मतलब काबिल, उसके सीखने के लायक नहीं है। ऑप्शंस यहाँ बोलने और सुनने में शिरकत, नज़्म और गाने में मुस्तअमल अल्फाज और छोटे जुमले, हुरूफ तहजी के हरूफ की तदरीस। तो 111 में क्या होगा इसका राइट आंसर? आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो दोस्तों 111 में जो यहाँ पे करेक्ट होगा हुरूफ तहजी के हरूफ की तदरीस।
हुर्फ़ तहज्जी के हरूफ की तदरीस यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर हम सवाल समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। अगर ज़बान से मुतारफ़ आप करा रहे हैं, बोलने और सुनने में शिरकत, बच्चा के साथ ये होना चाहिए। ऐसा होगा तो बच्चे के अंदर बोलने और सुनने की जो सलाहियत बढ़ेगी। नज़्म और गाने ये भी होना चाहिए। इंसान की ज़बान में सलासत पैदा होता है। मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जुमले या पेचीदा जुमले ना बोले जाएं, बल्कि आम फहम जुमले बोले जाएं ताकि बच्चा समझ सके। हुरूफ़ तहज्जी के हरूफ की तदरीस ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर ज़बान सिखाना है तो ये तरीका बेहतर नहीं है। हुरूफ़ तहज्जी को अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसकी तदरीस ना कराई जाए। नेक्स्ट देखते हैं 111 के बाद 112 नंबर। 112 आपका इधर मिलेगा। 112 मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है। बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोज़िश, सिर्फ मादरी ज़बान की आमोज़िश, मादरी ज़बान के ज़रिए आमोज़िश, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोज़िश। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है। मसलन आप एक लैंग्वेज जानते हैं, अपनी मदर टंग जानते हैं, उस पर दीगर लैंग्वेज का सीखना, दूसरी ज़बानों का सीखना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। 112 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। पहले मादरी, ठीक है, यानी पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की आमोज़िश। पहले आप मादरी ज़बान को आसानी से सीख लीजिए, फिर अपनी मादरी ज़बान की मदद से आप दूसरी ज़बानों को सीखेंगे तो आपको आसानी होगी। आप किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको एक लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना ज़रूरी है, ताकि जिस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं उस लैंग्वेज की मदद से आप दूसरी लैंग्वेज आसानी से सीखें। इस वजह से पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोज़िश, तो ये प्रोसेस काफ़ी कारगर होगा। इसी वजह से ये ऑप्शन यहाँ 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। और सीटेट के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं जो कि प्रमोशन के लिए होता है। लैंग्वेज प्रमोशन हो, इंटेलेक्चुअल प्रमोशन हो, सोसाइटी प्रमोशन हो, ये हमेशा तरक्की के हवाले से पूछा जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपकी नॉलेज बेस के बहुत कम होते हैं। 113 नंबर देखते हैं। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान किस नाम से जानी जाती है। 113 का सवाल है। सहल लसानी फार्मूला, कसीर लसानी फार्मूला, तालीम में ज़बान, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात। तो इसका क्या सही होगा दोस्तों। सहल लसानी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। मैं अपने अभी पहले कुछ देर पहले बताऊँ, सहल लसानी फार्मूला 3 लैंग्वेज जिसको फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक मादरी ज़बान, एक नेशनल ज़बान और एक इंटरनेशनल ज़बान, ये 3 लैंग्वेज के हवाले से बात की जाती है तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तान में। तो सहल लसानी फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 113 नंबर में। 114 नंबर देखते हैं। 114 में क्या कहा जा रहा है। कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद, कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। एक, मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती है, या 2 में कहा जा रहा है एक मफरूज़ा की आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़ फिर लफ्ज़ और फ़िक्रों और जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखें, और 3 में कहा जा रहा है पहले एक मफरूज़ा की आमोज़गार ज़बान की आमोज़िश ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से तैयार करते हैं। तो 14 में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, एक मफरूज़ा की ज़बान की आमोज़िश सबसे छोटी इकाई हुरूफ़ तहज्जी से शुरू होती है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 114 का राइट आंसर क्या होगा। 114 का राइट आंसर जो आपका होगा, ये 3 में क्या कहा जा रहा है इसे हम देखते हैं। एक मफरूज़ा की आमोज़गार, एक मफरूज़ा की आमोज़गार ज़बान की आमोज़िश ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। यानी कोई सा भी कुल ज़बान के नज़रिए, यानी कोई सी भी ज़बान हो आप उसे कैसे सीखेंगे। पहले इकाई, फिर छोटी इकाई, फिर हरूफ, इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हम ज़बान को पूरी तरीके से समझते हैं। तो ऑप्शन 3 में जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका पेडागोजी का है और लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से बात की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर में आपसे कहा जा रहा है 115 में ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया
ठीक है, याद करने को ज़बान की आमोज़िश का एक उनसुर तस्लीम किया जाता है। यानी याद करना जो है ये कौन सा उनसुर, कौन सा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती रवैया, क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जमे का रवैया या तरसीली रवैया। तो 115 में यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए, आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों 115 में आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका जो होगा वो ऑप्शन 3, क्योंकि क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जमे का रवैया ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट बोला जा रहा है। क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जमे का रवैया यानी एकदम पार्ट पर करके छोटा छोटा करके याद करना जो है, बच्चों को रटाना नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव करना है। मतलब आप ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा उसको सुनते ही उस बात को समझ। याद करने से मुराद यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं है बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव है कि बच्चा वो बात आपकी आसानी से समझ जाए। क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जमे का रवैया, जो क़वाइद आप पढ़ा रहे हैं उसको इस तरह पढ़ाएं कि बच्चा उसको आसानी से सीख ले। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर देखते हैं। काविया ज़बान की उस्ताद है। काविया ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गारों से मौजू के मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? तो ये 16 नंबर में कहा जा रहा है कि काविया एक लड़की है जो पढ़ाने के दरमियान कुछ अल्फाज छोड़ देती है और लोग कहती है बच्चों से कि आप उसे फाइंड आउट करो, पता करो। तो इस हिकमत अमली स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? किस स्ट्रेटजी हमली से वो क्या पढ़ाना चाहती है? लफ्ज़ बनाना, तरकीबे लफ्ज़ी, लफ्ज़ों का हाल, लफ्ज़ों का खेल। तो दोस्तों इससे क्या करना उसका मकसद है, इससे जो है तरकीबे लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों को जोड़ सके, लफ्ज़ों को जोड़ के उसे मीनिंगफुल बनाया जा सके। तो उसका स्ट्रेटजी है कि बच्चे फाइंड आउट करके उसके आगे पीछे के अल्फाज को जोड़ करके वो अच्छा लफ्ज़ बना सके, उसे जुमला बना सके। तो तरकीबे लफ्ज़ी का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन हम समझते हुए चलेंगे, और एक ही वीडियो आप समझ लेंगे तो आप सीटेट का कोई सा भी पेपर देंगे, किसी साल का भी उठाएंगे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छोटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जाँच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? एक टीचर है, बच्चों को सिखाते वक्त पढ़ाते पढ़ाते हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है, इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए लफ्ज़ को पता करने के बारे में कहता है। तो इस तरीके को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो हैं, एक में है क्लोज टेस्ट है, इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फ़रहंग की जांच, खाली जगह को पुर करना। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है जैसे आप लोग भी अगर बच्चों को पढ़ाए होंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन देता है। फिल इन द ब्लैंक्स का जो जगह देता है वहाँ बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो टेस्ट किया जाता है। यहाँ खाली जगह को पुर करना ये भी आपके जहन में आ सकता है। और 3 में जो कहा जा रहा है फ़रहंग की जाँच यानी मुफ़रदात का जो जांच करना, इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना यानी कंटेंट को समझने के लिए पढ़ना, यह सारा आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा 117 का ऑफिशियल आंसर की जो आया है वो उसके हवाले से क्लोज टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि थोड़ा सा मुझे अनोखा लग रहा है। इसके अलावा ये तीनों में से मिलता जुलता है, लेकिन क्लोज टेस्ट ये इसका मतलब ये होता है ना कि बच्चों का एक टेस्ट लेना, फिल इन द ब्लैंक्स करा के बच्चों का टेस्ट लेना कि बच्चा समझ गया कि नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन जो सूटेबल लग रहे थे, बट ऑप्शन 1 को ही यहाँ रख रहे हैं। 118 देखते हैं। 118 बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना। बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और सही तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? मुस्तामल ज़बान, बदन ज़बान जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, या बोलने का तरीका, ज़बान का अमल। 118 में क्या होगा देख लेते हैं। 118 का जो राइट होगा बोलने का तरीका। ठीक है, बोलने का जो तरीका है, बोलने का तरीका अगर आपका अच्छा होगा तो आपका तलफ़्फ़ुज़ भी सही होगा और जो आपका है तरतीब जो है प्रोनंसिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी इसमें। तो बोलने का जो तरीका है इसमें सारी चीज़ों का करेक्शन पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर देखते हैं। कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आले कार इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्टोरी टेलिंग जो होता है एक तरह का टूल, इससे ऐड यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? ठीक है, क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए,
2 में है सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, 3 में है बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, और 4 में कहा जा रहा है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 119 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 119 में जो राइट आंसर के बारे में कहा जा रहा है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा कि अगर इस तरह स्टोरी टेलिंग के तौर से पढ़ाया जा रहा है तो ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। यहाँ ये भी आंसर कुछ हद तक हो सकता है, ज़बान में बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। तो चूँकि उस्ताद यहाँ पे कहानी जो सुनाता है तो उस्ताद बोलता है तो ज़्यादा वहाँ पे जो बोलना पाया जाता है इसातिज़ा का पाया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रमोशन होता है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए कि बच्चा कहानी को अच्छी तरीके से समझ सके, अच्छी उर्दू बोली जाए, बच्चा समझ सके, उसके मानी को समझ सके, तो ज़बान व अदब का यहाँ पे फ़रोग़ का ज़्यादा ऑप्शन बेटर लग रहा है। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, और ये आज का लास्ट होगा। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सीटेट के सारे सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली उर्दू के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और पेडागोजी और जो सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होंगे उन तमाम को ईजी लैंग्वेज में समझते हुए सॉल्व कराएंगे। तो 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सयाक़ में क़वायद से मुराद ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोज़िश जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। क्योंकि ये पेडागोजी का जो थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब मश्क़ अमल से क़वायद की आमोज़िश, 3 में कहा जा रहा पहले क़वायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोज़िश, 4 में कहा जा रहा सयाक़ में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़िश। तो क्या होगा? सयाक़ में क़वायद से मुराद क्या है? ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सयाक़ में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बानों की मिसाल से आमोज़िश, एक होता है सयाक़, एक होता है सबाक़। तो ये क्या होता है? पिछले यानी देखे और पढ़े जाने, यानी सयाक़ व सबाक़, आगे पीछे के अल्फाज को देखने के बाद जो मीन निकलता है, उसका मतलब निकलता है, ये उसी से मुताल्लिक़ है। सयाक़ में क़वायद से मुराद क्या है? कि आगे पीछे के अल्फाज को देख करके माना निकलना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ये आपका 8 दिसंबर 2019 में फ़र्स्ट पेपर का जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका उर्दू का सॉल्व पूरा हो गया। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे इसका तो हम सेकेंड लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे। तो इसी पे इक्तफ़ा करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आप मेरे चैनल से ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है व्हाट्सअप का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए ताकि आप उर्दू सीटेट के हवाले से अपडेट रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।